स्क्रीन शेयर करना है, हो रही होगी स्क्रीन शेयर। ठीक है। हाँ, हो रही है, एक बार फिर बता देता हूँ। स्क्रीन विजुअल है ना? ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग ये डिवीजन थ्री डिस्कस करेंगे। तो 5 सवाल तक मैंने किए थे, 5 सवाल डिस्कस कर लेते हैं। तो ये था पहला, सिफर सिफर करके। तो इसमें हम लोग को एक स्ट्रिंग दी हुई है जो कि हिडन है। तो उस स्ट्रिंग को फिर बिगाड़ा गया, किस तरह बिगाड़ा गया है कि हर कैरेक्टर के बाद कुछ नंबर ऑफ लेटर्स डाल दिए गए हैं, अलग लेटर्स हैं, और बाद में फिर वही लेटर ऐड कर दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल लें, लेट्स से स्ट्रिंग थी हमारी ABC XY। तो इसको बिगाड़ के क्या किया गया है, जैसे ए इस तरह बना दिया गया है इसको, और इसके बीच में फिर रैंडम कैरेक्टर्स डाल दिए गए, LN कुछ भी डाल दिया। ठीक है, फिर इसी तरह बी को बिगाड़ा गया है, बी और बी, और बीच में कोई भी रैंडम कैरेक्टर्स डाल दिए गए हैं। तो हमें क्या किया गया, हमें ये वाली स्ट्रिंग दी हुई है, हमें इससे ये वाले स्ट्रिंग को छोटा ही मानते हैं, खाली ए बी मानते हैं। हमें इस स्ट्रिंग से ये वाली स्ट्रिंग को डिराइव करना है। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था। तो हमारी अप्रोच क्या थी कि हमें ये तो पता है कि जो ओरिजिनल कैरेक्टर है 2 बार आना ही आना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं जब तक ए नहीं आ जा रहा तब तक इन सबको हटाते जा रहे हैं, नहीं इंक्लूड करेंगे, नहीं इंक्लूड करेंगे, और फिर ए आ गया तो बस हमारा काम बन गया, हमने ए को इंक्लूड कर दिया। लेकिन ध्यान रहे कि एक ही बार करना है, 2 बार नहीं। फिर इसी तरह बी आ गया, बी के बाद XY है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर इधर बी आ जाएगा दोबारा, उसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच थी। इसका कोड मैंने किस तरह किया था कि जैसे पहले स्ट्रिंग इनपुट करा ली और फिर एक कर कैरेक्टर बना लिया, जो कि हमें बताता है कि हमें करंट कौन सा कैरेक्टर को प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे अभी कर ए है, फिर यहाँ आ गया तो कर बी हो गया। तो उससे जैसे पहले हमने क्या रखा, कर को S0 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को रखा और उसको डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। और फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर 1 से लेकर एन तक पूरा लूप चला रहे हैं और देख रहे हैं अगर कर के इक्वल नहीं है ऐसा ही, यानी जैसे कर के इक्वल नहीं है, L है, M है या कुछ और है, तो फिर हम सीधे सीधे कंटिन्यू कर दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर है करके इक्वल तो हम क्या कर रहे हैं, हम फिर इसको फिर अगर मान लो कर क्या इक्वल है, जैसे कि आई यहाँ पे आ गया और कर हमारा ये था, तो हमें ऐसे केस में क्या करना है, हमें I+1 को प्रिंट कर देना है, अगला वाला। इसको भी तो क्योंकि हम प्रिंट कर ही चुके हैं एक बार कर वाले को, तो हम अगला वाला प्रिंट कर देंगे। तो I+1 अगर लेस देन है तो आई बढ़ा के S प्रिंट कर दिया, और अब कर की वैल्यू ये हो जाएगी, ये नया कर हो गया। इस तरह यहाँ पे करते जाते, अगर यहाँ पे फिर से कुछ आता तो आई ये रहता, फिर हम चेक करते कि I=2 करें, हाँ है, तो I+1 को फिर प्रिंट कर देते, फिर कर ये हो जाता। तो ये मेरी अप्रोच थी, थोड़ी मेरे को अजीब ही लगी मतलब, लेकिन उस समय मेरे को यही स्ट्राइक करी। तो इससे आसान अप्रोचेस भी हो सकती है, लेकिन बेसिक आइडियाज के पीछे का यही था। तो इस सवाल में तो कुछ ज्यादा था नहीं, अगर मतलब वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ही था, कुछ एल्गोरिथम वगैरह तो खास लग नहीं रही थी, ऐसे ही था इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है चैट बॉक्स में, नहीं हो तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आई होप नहीं है डाउट। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को भी हो तो बता देना। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। बाइनरी कैफे नाम था इसका। इसमें है कि ये टोमा एक कैरेक्टर है, इसको एक कोई कैफे है जिसमें के डिफरेंट डिलीशियस डिजर्ट्स हैं, मतलब के अलग अलग तरह के फूड आइटम है, और उनका नंबर 0 से K-1, यानी कि अगर हम देखें तो कुछ आइटम्स ऐसे हैं अरेंज, वो 0 से K-1 तक, और सबका कॉस्ट है 2 की पावर I। जैसे इसका कॉस्ट हो जाएगा 2 की पावर 0 यानी कि 1, फिर अगले वाले का कॉस्ट हो जाएगा 2, अगले वाले का कॉस्ट हो जाएगा 4, फिर 8, फिर ऐसे करते करते हो जाएगा पूरा कॉस्ट। अब उसके पास क्या है, उसके पास N कॉइन्स हैं टोटल। N मतलब उसके पास मान लो N मनी है, और इसका कॉस्ट 1 है, इसका कॉस्ट 2 है। अब उसको बताना है कि वो कितने तरह से डेजर्ट्स को चुन सकती है, मतलब कि कितने तरह से चुन सकती है, जैसे कि वो इसको चुन ले, इसको चुन ले और इसको ना चुने।
या फिर वो इसको इसको चुन ले, इसको भी चुन ले, मतलब कितने तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो पहली बार में सुनने में लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा टफ होगा, कितने तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो ये देखो 2 की पावर्स है, इसको हम लोग बिट वाइज सोच सकते हैं, बिट वाइज लेवल पे। लेट्स से अगर हमारा ये ऐसे सेट है, तो इसने कौन कौन से डिशेस को चुना, हाँ, तो इसने कौन कौन से डिशेस को चुना इस केस में, 0 को, 1 को, 3 को और 4 को। 2 वाली को हमने मान लिया कि नहीं चुना, अगर ये रिप्रेजेंटेशन है। और इसके अब हम मान लें कि कितना कॉस्ट लगा होगा, इसका कॉस्ट लगा होगा 1, इसका कॉस्ट लगा होगा 2, 4 लगा नहीं, 8 और 16, यानी 27 कॉस्ट में उसने इतने तरह की डिशेस चूज कर ली। फिर एक एक और कॉम्बिनेशन इसका क्या हो सकता है कि 1 0 1 1 1 बना दे, तब इसने कितने कॉस्ट में चूज कर ली, 1 2 4, 8 हो नहीं सकता है, 16, मैंने 23 कॉस्ट में चूज कर ली। तो हम देखते क्या जा रहे हैं, जितना भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, देखो इस तरह के 23 27 से 24 का कोई रहा होगा, उसका भी कोई प्रेजेंटेशन तो उसको भी चुन सकती है। तो मतलब जितने तरह के यहाँ पे डेसिमल नंबर्स की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, उतने तरह के उसके पास पॉसिबिलिटीज है चूज करने की। ठीक है, तो कितने तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी, यानी 2 की पावर k पॉसिबिलिटीज। अगर k डिशेज है तो उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में k बिट्स आएंगी, तो वो कहाँ तक की वैल्यूज को दिखाएगा, 2 की पावर k-1 तक की दिखाएगा, 1 से लेकर 2 की पावर k-1 तक की। और एक वैल्यू 0 भी हो गई तुम्हारी, तो टोटल ऐड कर दोगे तो 2 की पावर k वैल्यूज आ सकती हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट था बस, कि उसके पास जो मैक्सिमम पैसा है वो तो एन ही रुपीज है, एन रुपीज या एन यूनिट्स है। वो एन के ऊपर वाला कोई अगर हुआ जिसका मान लो उसके पास 15 ही रुपए होते हैं, तब तो वो 23 वाले को खरीद ही नहीं सकते थे, उसके पास कोई चांस ही नहीं था। तो वो ऐसे केस में क्या कर सकती थी, मैक्सिमम एन को खरीद सकती है, यानी 1 से लेके एन तक। और इसमें एक कंडीशन ये भी थी कि पॉसिबिलिटी जीरो, तो इसलिए 0 वाले को भी ऐड कर ले रहे हैं। तो यानी वो 1 से लेके एन तक का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती है, और एक 0, यानी कि n+1 कॉम्बिनेशन। तो आंसर विल बी द मिनिमम ऑफ दीज टू। एक हमने देख लिया कि कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं डिशेस के हिसाब से, और एक उसके मनी के हिसाब से। यही दो कंस्ट्रेंट्स है तुम्हारे कि कितने डिशेस अवेलेबल है और कितना पैसा अवेलेबल है। दोनों का जो मिनिमम होगा उतना ही वो डिशेस खरीद टेस्ट कर पाएगी, उतने कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे एक दिक्कत थी कि के की वैल्यू 10 की पावर 9 थी, तो 2 की पावर 10 की पावर 9 तो हम लोग किसी हालत में निकाल ही नहीं सकते हैं डायरेक्ट। तो इसके लिए थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इसके कई सारे तरीके हैं, जैसे अगर के की वैल्यू 30 से मान लो ज्यादा है, तो फिर खाली 30 तक तो डायरेक्ट इसको प्रिंट कर दो, या फिर कोई भी वैल्यू ले लो, थोड़े दूर तक प्रिंट करा लो। मैंने क्या किया था, मैं इस पावर निकालता जा रहा था, जैसे करंट पावर 1 है, फिर 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 16 हो गई। अगर किसी मोमेंट पर ये इससे ज्यादा निकला जा रहा है, तब फिर मैं डायरेक्ट इसको प्रिंट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता हो जाएगा मिनिमम यही वैल्यू है। और अगर इनकेस ये ज्यादा नहीं हो रहा है, तो फिर इसको मैं पूरा चलाऊंगा के बार, और जो भी फाइनल के वैल्यू आएगी उसको प्रिंट कर दूंगा। इसमें सबमिशन में कोड अगर किसी को देखना हो, थोड़ी सी काफी कम ही मैथ पाएंगे, कुछ खास मैथ्स नहीं करेंगे। जैसे एन के कर दिया, और जब तक वाइल के माइनस में से के बार में ये चेक मैंने बना लिया, 1 की वैल्यू के साथ इसको 2 से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। अगर ये एन से बड़ा हो गया किसी केस में, यानी कि अगर ये बड़ा हो गया, तो फिर यानी ये मिनिमम तो हो नहीं सकता है, मिनिमम फिर इसी को होना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट n+1 प्रिंट करा दे रहा हूँ, फ्लैग 0 कर दे रहा हूँ, ब्रेक कर दे रहा हूँ। और अगर ये पूरा लूप चल गया मेरा, मान लो के तक, तब फिर मैं डायरेक्ट चेक को प्रिंट कर दे रहा हूँ। चेक यानी कि वही 2 की पावर k, अगर वो कैलकुलेट हो सकती है तो। ठीक है, तो ये था हमारा बी क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख दो, या फिर बता दो वॉइस खोल के। मैथ्स थी इसमें बेसिक, अगर कोई लिख रहा है तो ठीक है, वरना फिर मैं मानता हूँ क्लियर होगा। तो आगे चलते हैं, चलें आगे। ठीक है फिर, अगला क्वेश्चन था कि इसमें एक टीचर है, मैथ टीचर स्कूल में, डीमा क्रिश्चियन, इनको जो है एन डेज की छुट्टी मिली है। ठीक है, अब जो है उनको एक रिजॉर्ट में जाना है, जहाँ पे वो चाहती हैं कि हम कुछ कंसेक्यूटिव डेज, मतलब लगातार हम वहाँ पे जा सकें। और लेकिन बहुत दूर है रिजॉर्ट, तो वो चाहती है कि हमको कम से कम के दिन तो जाने को मिले, अगर के से भी कम दिन जाने को मिला तो बेकार है फिर। ठीक है, अब हमें क्या मिला, हमें वेदर फोरकास्ट मिली है उस रिजॉर्ट की, हर दिन का टेम्परेचर दिया हुआ है।
अब वो चाहती हैं जाना कि अगर जब थोड़ा ठंडा माहौल हो, ज्यादा गर्मी में नहीं जाना चाहती हैं, यानी कि अगर क्यू डिग्री के ऊपर है टेम्परेचर तो वो नहीं जाएंगी, क्यू के कम होगा तभी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मान लो टेम्परेचर दिए हुए हैं 5, 10, 15, 12, 11 और हाँ, ये क्या हो गया। हाँ, चल 11 इस तरह कुछ दिया हुआ है, और क्यू की वैल्यू अगर है 11, तो वो इस दिन और इस दिन को नहीं झेल पाएंगे, मतलब नहीं इस दिन को, इस दिन को वो नहीं करेंगे अलाउ कि इस दिन हम जाएं। हम इन दोनों दिन को वो जाएंगी नहीं, क्योंकि 11 से ज्यादा है उनकी, मतलब टॉलरेंस लेवल केवल 11 तक ही है, जो भी क्यू की वैल्यू है। ये थी उनकी कहानी। अब क्या बात है कि हम लोग को पता करना है कि वो कितने तरह से, फिर से नंबर ऑफ वेज चूज करने हैं कि वो वेकेशन डेट को चूज कर सके, उसके हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं। ठीक है, तो इसका क्या तरीका मैंने सोचा था कि मान लो ये तुम्हें पूरी वो दी हुई है वेकेशन की रिपोर्ट, और लेट्स से कि जिस जिस दिन वो नहीं जा सकती उनको हम क्रॉस कर दें, जैसे इस दिन वो नहीं जा सकती हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें हम लोग जिस दिन दिन जा सकती है उसकी कंटिन्यूअस साइज देखेंगे, जैसे इसका साइज देखो 2 है, इसका साइज 4 है। मान लो कि क्यू कह रहे हैं के की वैल्यू 2 होती है, यानी कि वो कम से कम 2 दिन तो जाना चाहती है, तो वो कितने तरह के पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, फिर इसमें देखो पॉसिबिलिटीज, दो दो साइज की कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1, 2, 3, दो दो साइज की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। फिर और बड़े साइज की देखें, 3 3 दिन की भी तो ट्रिप बना सकती है वो। इसमें कहा कम से कम हमें 2 दिन घूमना है, ज्यादा ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है। 3 3 साइज की कितनी हो सकती है, एक ये और एक ये, दो। और 4 4 साइज की कितनी हो सकती है, 4 साइज की एक है ही तो एक। तो टोटल आंसर आ जाएगा तुम्हारा, इतने दिन वो जा सकते हैं ट्रिप पे, इतने तरह से, मतलब वो अपनी डेज चूज कर सकती हैं। अब हमें यही कैलकुलेट करना है, तो इसकी अप्रोच तो देखने में काफी अब समझ आ ही गई होगी कि जैसे ये नंबर हमारे दिया हुआ है, ये हम क्या बता रहे हैं, दिस इज द कंसेक्यूटिव लेंथ कंसेक्यूटिव लेंथ ऑफ द कंसेक्यूटिव सब एरे वेयर नो नंबर इज ग्रेटर देन के, ऑल नंबर्स आर के कह रहे हैं, नो नंबर इज ग्रेटर देन क्यू, ऑल नंबर्स आर लेस देन और इक्वल टू क्यू, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, इसमें से हमें के कम से कम चुनना है, यानी कि हम के चुन सकते हैं, के+1 चुन सकते हैं, के+2 चुन सकते हैं, जितने भी चाहें हम। तो अब हमें किस तरह बनाना है इसको, यही थोड़ा सा सोचने वाली बात थी, क्या हम इसके किस तरह के कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन था कि जैसे मान लो कि थोड़ा एग्जाम्पल वही समझ सकते हो, जैसे 5 है, 5 में अगर हमें एक एक के बनाने हैं तो हम कितने बना लेंगे, 5 बना लेंगे। दो दो के बनाने हैं तो हम 4 बना लेंगे, 3 3 के बनाने हैं तो हम 3 बनाएंगे, 4 4 के बनाने हैं तो हम 2 बनाएंगे, 5 5 के बनाने हैं तो एक। यानी कि अगर हमें n साइज के बनाने हैं तो हम बनाएंगे 5 - n - 1, इतनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है, मान लो कि उसकी लेंथ लेन है कंसेक्यूटिव सवेरे की, तो हमें क्या करना है, कम से कम के होना चाहिए हमारा, फिर के से ज्यादा भी हो सकता है। बस ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ऐसा नहीं, सही तो है। फिर इसी तरह करते जाएंगे हम, क्योंकि अब लेंथ बढ़ती जा रही है ना, तो ये घटता जाएगा इसका। हाँ, बढ़ता ही जाएगा कि कम से कम हमें के तक का चाहिए। ठीक है, इस तरह का हमें पूरा फॉर्मूला बना लेंगे। अब हमें इसका सम निकालना है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स, इसका थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेटेड करेंगे कि कर दिया था इसको, तो देखेंगे। हाँ, तो यही था, थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया था। कैसे करेंगे, इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, कितने टर्म्स आ रहे हैं। ये कहीं तो जाके खत्म होगा ना, कहाँ जाके खत्म होगा, जब जीरो हो जाएगा तभी तो टर्मिनेट होगी कंडीशन। जीरो होने की कंडीशन क्या थी, लेन माइनस लेन हो जाए। तो हमें इसका सम निकालना है, ये हमारा बेसिक काम बचा है। ठीक है, हाँ, यही है। तो ये अब इसमें थोड़ी मैथ लगेगी। जैसे इसमें हमें निकालना होगा सबसे पहले कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम कैसे निकालें, ये देखो,
ये एक एपी है जिसका पहला एलिमेंट है k-1 और कॉमन डिफरेंस है 1 क्योंकि एक ही एक का डिफरेंस हो रहा है, और लास्ट एलिमेंट है लेन। अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, तो इसका फॉर्मूला तो पता ही होगा। ये होता है, नहीं पता किसी को तो देख ले, ये मैथ्स बेसिक मैथ्स का है। ये होता है फॉर्मूला, तो बस हम वैल्यूज रख देंगे और हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वल्स टू k-1 प्लस n-1, और डी की वैल्यू भी बनी है तो छोड़ दो, यानी कि n इज इक्वल्स टू लेन माइनस k+2। ठीक है, ये पूरा इधर चला जाएगा -k+1, और ये -1 में चला जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू। अब इसका मैं कैसे निकालना है सम, इसका सम सिंपली क्या होगा, लेन कितनी बार आया, n बार आया लेन, तो लेन इंटू एन, फिर माइनस, अब के देखो कितनी बार आया, के भी n बार आया है, इसको इस तरह ना करके, हाँ चलो इसके लिए तो मैं सिंपली एपी है ना, एपी का सम देख लो, एपी का सम क्या हो सकता है, इसको मैंने इस तरह सोचा था n/2 a0 प्लस an, ये सिंपली तुम्हारा एपी का सम होता है। और भी किसी कई सारी तरह से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, जैसे कि के टर्म्स अलग ले लो, फिर -1 0 1 इस तरह का अलग ले लो, या फिर एपी का दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लो n/2 2a प्लस n-1d, मैंने इस तरह लगा लिया है, ये भी सही है। तो लेन ए, लेन लेन इंटू एन माइनस, ये फॉर्मूला लगा दिया n/2, और इसका पहले टर्म और आखिरी टर्म का सम, यानी कि k-1 प्लस लेन, यानी कि लेन प्लस k-1। तो ये हमारा टोटल फॉर्मूला बन जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे सब टर्मिनोलॉजी देख लो, लेंथ इज द लेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस सबएरे वेयर ऑल द वैल्यूज आर ग्रेटर देन इक्वल टू के, ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी, जो उन्होंने इस फॉर्मूले से निकाला है, लेन माइनस k+2, यानी एन इज इक्वल्स टू लेन माइनस k+2। राइटिंग थोड़ी खराब बन रही, देख लेना। और फिर एन भी यहाँ पे वही एन है, और लेन प्लस k-1। ठीक है, अब इसका देखो कोड देख लो, अब कुछ फॉर्मूला समझ में आ गया तो कोड तो आसानी हो जाएगा, कि पहले हमने पूरी एरे इनपुट ले ली, और अगर देखो ये क्यू, अगर हम देख ये कर्व बनाते जा रहे हैं हम, जिसको यहाँ लेंथ नाम दिया गया है, उसको यहीं पे वही कर्व नाम है, काम एक ही है कि लेंथ ऑफ द कंटिन्यूअस एरे। तो अगर ये लेस देन इक्वल टू क्यू है तब तो हम कर्व प्लस प्लस कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं है लेस देन इक्वल टू क्यू, तब फिर हम अपना काम कर रहे हैं ऐड करने का। ऐड का हम कब करेंगे, जब ये कम से कम के तो हो। अगर ये मान लो इसकी उसको जाना है 3 दिन और हमें लेंथ खाली 2 ही दिन की, तो वो जा ही नहीं पाएगी, कोई फायदा ही नहीं। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो भाई हमने किया, देखो इवन एल एल लॉन्ग से एल लॉन्ग लॉन्ग बनाने के लिए किया, क्योंकि हो सकता है कुछ एच केस वगैरह फंस जाए, तो सेफर साइड लेने के लिए। फिर कर इंटू कर माइनस k+2, यानी यही है, कर तुम्हारी लेंथ हो गई, और कर माइनस k+2 तुम्हारी एन हो गई, फिर उसके बाद माइनस माइनस ये एन इंटू एन, कर प्लस k-1, एन क्या था तुम्हारा भाई, कर माइनस k+2 था, मल्टीप्लाइड हुआ कर प्लस k-1 डिवाइड बाई 2, माइनस कर दिया दोनों को, ये आंसर में ऐड कर दिया, और फिर से मैंने करके वैल्यू 0 बना दी, ये कर की वैल्यू फिर से 0 हो गई, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस ही निकालना है। फिर लास्ट में एक और बार कर दिया, क्योंकि लास्ट में कोई ना रह जाए, बस ये आंसर प्रिंट कर दिया। तो इसमें बस मैथ्स थी थोड़ी, और वो मैथ्स इसी से मतलब फॉर्मूला बनाने वाली बात, फॉर्मूला एक बार बन गया तब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। ये फॉर्मूला था फाइनल हमारा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, फॉर्मूला बनाने में या कैसे बनाया गया, चैट बॉक्स पे लिख सकते हो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो फॉर्मूला बनाने में। नहीं है तो फिर डी वाले पे चले। डी वाला ये थोड़ा सा टिपिकल, यार टिपिकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ठीक था। तो इसमें जो है एक स्मॉल टाउन है, जिसमें जो है वर्कशॉप एक है, वहाँ पे केवल 3 कारवर हैं, मतलब 3 समझ लो वर्कर हैं। तो उस वहाँ पे वो होने जा रहा है वुडन टॉय फेस्टिवल, तो वहाँ पे उन लोगों को कुछ काम करना है। उनको पता है कि n पीपल आएंगे काम कराने, और उनकी कुछ ना कुछ डिमांड होगी।
अब उनकी डिमांड किस तरह की होगी कि वो एक पैटर्न देंगे टॉय का, जो कि हमें दिया होगा एरे के फॉर्म में। अब हर कार्बन को जो है एक इंटीजर चुनना है, एक्स। तीनों कार्बन अलग अलग इंटीजर चुन सकते हैं। फिर अब वो कैसे जब बनाएंगे कोई दूसरा कोई टॉय किसी यूजर की डिमांड का, तो उनको कितना लगेगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, मेरी वॉइस तो आ रही है ना? एक बार कोई कंफर्म कर दो, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है तो मुझे लगा वॉइस तो नहीं अटक रही है। कोई है? हाँ, ठीक है वॉइस तो ठीक है। ठीक है ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था, ठीक है, अगर कोई डाउट वाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर से रिपीट कर देंगे कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है ठीक है। हाँ तो फिर कहाँ पे थे हम लोग? हाँ हर कार्बन अपना एक एक इंटीजर पैटर्न चुन लेगा। फिर उसके बाद हमें अगर मान लो यूजर की कोई डिमांड है वो जो वाई पैटर्न की है, और कार्बन चुना हुआ है एक्स पैटर्न, तो कितना टाइम लगेगा उसको, एक्स माइनस वाई का एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, यानी कि अगर जो भी उसका यूजर की डिमांड है। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? बोल रहा है तो बोल ले, कोई पूछना हो तो, वरना ठीक है। मुझे ये पढ़ा रहा है, लेकिन जस्ट करें सेफ है। अगर कोई कंफ्यूजन है क्या कोई? कंटिन्यू करें? हाँ ठीक है। तो फिर यही, हाँ, जितना उसका मतलब रिजेंबल करेगा कार्बर के क्वालिटी से उसका यूजर का मतलब जो डिमांड है उतना जल्दी बनाना। ठीक है, और हमें क्या करना है कि जो भी कार्बर है मैक्सिमम वेटिंग टाइम को हमें मिनिमाइज करना है, ये हमारा लॉजिक है। जैसे कि लेट से एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल इन लोग का ले लेते हैं। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल 1799 वाला, तो 177999 है, और हमारे पास तीन कार्बर। मान लो पहले कार्बन को हमने चूज करवा दिया वन, दूसरे को करवा दिया सेवन, तीसरे को करवा दिया नाइन, तो किसी को वेट ही नहीं करना पड़ेगा। वन माइनस वन जीरो, सेवन माइनस सेवन जीरो, सेवन माइनस सेवन जीरो, सब जीरो जीरो में हो जाएगा, फिर नाइन माइनस नाइन नाइन माइनस नाइन, तो वेट ही नहीं करना पड़ा, जीरो में काम बन गया। और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये वाला ले लिया, 1245 30 60, 1245 30 60। अब इसमें थोड़ा चुनना कि हम तीनों कार्बन्स को क्या क्या वैल्यूज दें, वो थोड़ा टिपिकल है। जिसका ऑप्टिमल आंसर क्या होगा कि तुम एक कार्बन को 30 पकड़ा दो, एक को 60 पकड़ा दो, और एक को 3 पकड़ा दो। तो ऐसा करोगे तो सबको कितना टाइम लगेगा, इसको कितना लगेगा, वन माइनस थ्री का एब्सोल्यूट डिफरेंस टू, टू माइनस थ्री का वन, फोर माइनस थ्री का वन, फाइव माइनस थ्री का टू, थर्टी माइनस थर्टी का जीरो, सिक्सटी माइनस सिक्सटी का जीरो। मैक्सिमम कितना लगा, टू। ये मिनिमम बना सकते हैं हम तो। ठीक है, अब इसको करना कैसे है? करने के लिए पहले हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई मान ले रहे हैं कि अगर हम वो हमारे पास तीन कारबार ना होके एक ही कारबार होता, तब हमारे पास क्या ऑप्टिमल चॉइस रहती। मान लो 1 2 4 5 है, तब हमारे पास क्या ऑप्टिमल चॉइस रहती। तो इसका आंसर है, ये थोड़ा इंट्यूशन बेस्ड था, कि इसका जो पहला प्लस आखिरी एलिमेंट का जो भी आधा है, हाफ, वो होती है ऑप्टिमल चॉइस। यानी 1 + 5/2 कितना होता है, थ्री। थ्री होती है ऑप्टिमल चॉइस। ऐसा क्यों होता? क्योंकि इस केस में हमारे पास एक ही कारबार होता, तो तुम्हें फर्स्ट वाला एलिमेंट को भी सेटिस्फाई कराना पड़ता और लास्ट वाले को भी। तो जो भी एक्सट्रीम यही वैल्यूज हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को हमें ऐसा रखना है कि बराबर से मतलब वो समायोजित हो जाए। तो उसके लिए हम एकदम मिडिल एलिमेंट ले ले रहे हैं। तो इस इधर से भी डिफरेंस कुछ इसके बराबर ही रहेगा। तो अगर हम इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। या इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग उसको एकदम बीच में रख रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट। ठीक है, ये थी कहानी अगर एक कार्बन होता। अब हमारे पास तीन कार्बन है, तीन कार्बन है, तो इसमें किस तरह सोचना है कि अगर हम इसको तीन हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, देखो पहली बात तो एरे को हम सॉर्ट कर लें ताकि एक एक तरफ वाले जो पैटर्न है वो एक तरफ आ जाए। अब हम क्या करें, एक कार्बन को दें इसकी जिम्मेदारी, एक कार्बन को दें इसकी जिम्मेदारी, एक कार्बन को दें इसकी जिम्मेदारी। तो इस कार्बन के पास कितना टाइम मैक्सिमम लगेगा, वही जो हम लोग भी इसमें हम लोग जो भी डिराइव किया कि फर्स्ट और लास्ट का मतलब वो हाफ। तो यानी कि इसका, इसका और इसका एवरेज।
इसको कितना लगेगा, इसका और इसका एवरेज, इसको कितना लगेगा, इसका और इसका एवरेज। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो अगर, तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को थोड़ा रिड्यूस कर दिया। अब हम लोग की प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें 3 कार्बन डिसाइड करने हैं, हमारी प्रॉब्लम अब ये रह गई कि हमें एरे में 2 कट लगाने हैं। 2 कट ऐसे लगाने हैं कि इधर का वो जो भी तुम्हारा जो एवरेज है और इधर का एवरेज है, इधर का एवरेज, इनका जो मैक्स है वो मिनिमम हो जाए। ये हमारी कंडीशन है। ठीक है। अब इसको मैंने किया कैसे था, इसको बाइनरी सर्च से किया था। बाइनरी सर्च से कि अगर जैसे ये हमारी एरे है, तो पहले कट कर लिए तो हम पूरे एरे पे ट्रेवर्स कर लें। पहले कट के लिए जो पहला कट है, मान ले हम लोग लेट से कि पहला कट हमारा यहाँ पे आया, तो इसके लिए वैल्यू की इधर वाले कॉलम की कितनी हो जाएगी, जो भी पहला एलिमेंट है 0th एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट, इसका प्लस ये वाला एलिमेंट बाई 2। ये तो वैल्यू हो जाएगी इसकी। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा कट चुनना है। दूसरा कट चुनने के लिए हमने क्या किया, बाइनरी सर्च का यूज किया कि हम इसमें से कहाँ पे कट लगाएं। लेट से अगर हम लोग यहाँ पे कट लगाते हैं, तो इधर वाले कार्बन के लिए कोई वैल्यू आई होगी और इधर वाले कार्बन के लिए कोई वैल्यू आएगी। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई तो हम क्या, बाइनरी सर्च हमारा क्या करेगा, इसको इधर शिफ्ट करा देगा, कट को इधर कहीं पे बीच में ले आएगा, मान लो कहीं पे भी ले आया, फिर कट हमारा यहाँ पे आ गया। अब कार्बन, इस वाले कार्बन के लिए इतनी वैल्यू हो गई, जो भी है, मतलब वैल्यू पे भी हम नहीं जा रहे हैं, एवरेज। और इस वाले कार्बन के लिए इन दोनों का एवरेज हो गया। अब मान लेना ये वाला एवरेज बड़ा हो गया, तो क्या करेगा ये, फिर इसको इधर शिफ्ट करा देगा बाइनरी सर्च। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मान लो आया। अब यहाँ पे आया तो लेट से अब की वैल्यू जो है दोनों की काफी बराबर जैसी आ गई। बराबर जैसी आ गई तो फिर हमारा काम बन गया। बराबर जैसी नहीं आई तो कहीं ना कहीं तो लूप हमारा टर्मिनेट कर ही जाएगा। तो जो भी मिनिमम डिफरेंस दोनों में रहना चाहिए, लगभग लगभग बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जो भी बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये इस वाले फर्स्ट कट के लिए, ये हमारा फर्स्ट कट है, और इस वाले फर्स्ट कट के लिए मोस्ट ऑप्टिमल सेकंड कट क्या होगा, ये हम बाइनरी सर्च से निकालते हैं। सेकंड कट निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारी हो जाएगी लॉग एन। फर्स्ट कट के लिए हम पूरा ट्रेवर्स कर ले रहे हैं, तो एन इंटू लॉग एन हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें एन है तुम्हारी फर्स्ट कट निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लॉग एन है सेकंड कट निकालने की। लॉग एन, इसको हम सेकंड कट हम लोग निकालते हैं बाइनरी सर्च से, फर्स्ट कट निकालते हैं हम लोग ट्रेवर्स करके। एक बार समझ क्लिक कर जाए तो फिर आसानी हो जाएगा, लेकिन जब तक क्लिक ना करे तब तक थोड़ा हार्ड अप होता है। तो पहले एरे इनपुट ले ली, और फिर अगर एन लेस देन 4 है, लेस देन 4 यानी कि अगर 3 ही है ही, तो तीनों है तो हम तीनों को सीधे सीधे एक एक कार्बन असाइन कर देंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 आ जाएगा सिंपली। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मान लो नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने पहले सॉल्व कर लिया। फिर ये हमारा आई क्या बता रहा है, जो हम लूप ट्रेवर्स कर रहे हैं, कि हमें कट जो लगाना है पहला वो आई के बाद लगाना है। यानी अगर जैसे हमारा ये एरे है, तो हमें आई, जैसे अगर आई ये है, तो आई पे का मतलब यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है कि आई के बाद तुमको एक कट लगाना है। तो इसलिए इस लूप को मैंने आखिरी एलिमेंट तक नहीं चलाया, आखिरी से एक पहले तक चलाया। क्यों? क्योंकि इसके बाद कट थोड़ी ना कट लगा सकते हो, इसके बाद कट लगाने का कोई सेंस ही नहीं है। कट हम लोग ये n माइनस वन एलिमेंट है, इसके बाद तो कट लगाने का कोई सेंस ही नहीं है, तो n-2 तक ही हम कट लगा सकते हैं। n-2 के बाद तक, 0 के बाद लगा सकते हैं, 0 से लेके n-1 के, n-2 के बाद तक। अगर हम इसी को पहले मान लेते कि हमारे मानने पे है, तो पहले मान लेते तो क्या होता कि 1 के पहले लगा सकते हैं और यहाँ तक n-1 तक। अगर हम पहले मान लिए होते तो हमारा लूप चलता 1 से n-1 तक, लेकिन हम मान रहे हैं कि बाद में लगा रहे हैं, तो हमारा लूप चल रहा है 0 से n-2 तक। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं करेगा, लेकिन मैंने बता दिया कि यहाँ पे -1 क्यों लिखा। ठीक है। ये हमारा पहला कट हो गया। पहला कट हो गया यानी कि नेक्स्ट से ये है हमारी वैल्यू, ये पहला कट हो गया, ये आई हो गया हमारा। ठीक है। अब हमारा क्या करना है, हमें दूसरा कट लगाना है। दूसरे कट की पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो हम i-1, तो i+1 के तुरंत बाद यहीं पे कट लगा सकते हैं, या फिर मैक्स टू मैक्स हम यहाँ लास्ट में भी कट लगा पाएंगे n/2 के बाद। तो इसलिए इसका लोअर बाउंड हो गया ये, और अपर बाउंड हो गया ये, लोअर लिमिट अपर लिमिट सॉरी, ये दोनों हो गई। तो भाई देखो L=i+1 और R=n-2। फिर बाइनरी सर्च लगा दिया मैंने, मिड की वैल्यू जो भी आई, मान लो मिड की वैल्यू जो भी आई, मिड, अब मिड क्या रहेगा, मिड के बाद कट लगा रहे हैं तो मिड की वैल्यू ऐसी कुछ रहेगी। अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन क्या रहेगी, एल आंसर मतलब लेफ्ट आंसर मान लो, तो ARR मिड माइनस ARR i+1, इन दोनों का डिफरेंस, जो सेकंड कार्बन को जितना काम करना है। और फिर थर्ड कार्बन को कितना करना होगा, n-2 प्लस मिड मिड +1। इसके बीच में अगर कोई वैल्यूज है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसी तरह यहाँ पे भी बीच में कोई वैल्यूज है तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने देख ही लिया था कि सिंगल कार्बन के लिए फर्स्ट और लास्ट वैल्यू पे अंतर पड़ता है। तो आर आंसर क्या हो जाएगा, ARR n-1 माइनस मिड +1।
अब कि यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे कट लगा रहे हो तो पूरे सारे एलिमेंट्स लोगे ना, इसलिए n माइनस वन को भी लिया है। तो एन माइनस वन माइनस एन प्लस वन। अब टोटल आंसर हमारा कितना हो जाएगा? एक हमारी शुरू की वैल्यू हो गई, 3 कार्बन हमारे पास आ चुके हैं अब। तो पहले कार्बन के लिए कितना हो जाएगा? ये वैल्यू। दूसरे कार्बन के लिए ये वैल्यू, तीसरे कार्बन के लिए ये वैल्यू, बाई टू भी यहाँ सबने कर देना। तो वही चीज है। देखो ये बाई टू करने के भी हम लोग ने वो ले लिया इसमें कि क्या कहते हैं, सील वैल्यू। सील वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे भी देखो एल आई माइनस एल जीरो प्लस वन बाई टू, फिर एल आंसर प्लस वन बाई टू, आर आंसर प्लस वन बाई टू। ये प्लस वन इसलिए क्या है, ताकि वो सील वैल्यू आए, फ्लोर ना आ जाए। फिर इन्हीं का मैक्स लेके ओवरऑल पे हमने min ले लिया। ठीक है, बस फिर एल आंसर, फिर ये जो हमारी कंडीशन मैंने बताई थी जंपिंग वाली, कि अगर इसकी ये एल आंसर था तुम्हारा और ये आर आंसर था, अगर इसकी वैल्यू कम है तुम्हारी, तो फिर हमने इसको आगे शिफ्ट कर दिया मिड को। मिड कह रहे हैं, हाँ मतलब हम आगे वाले हाफ पे सर्च करेंगे, और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो हम पीछे वाले हाफ पे सर्च करेंगे। यही बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट है इसमें। बस ये बाइनरी सर्च लग गया, और फाइनल हम ओवरऑल आंसर प्रिंट करा दे रहे हैं, जो भी हमारा मिनिमम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सोचने वाला था, अगर एक बार क्लिक कर जाए तब फिर तो हो ही जाएगा आसान, वरना हम थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले, वरना फिर ई पे आए, ई ही आखिरी सवाल है जो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो फिर किसी को डाउट नहीं लग रहा है तो फिर ई पे आते हैं हम लोग। ई थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन था इसमें थोड़ा गंदा सही, इसको देखा मैं, सेगमेंट ट्री वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैंने तो नॉर्मल सेट से किया है। इम्प्लीमेंटेशन इसमें मेन था। अब क्या था इम्प्लीमेंटेशन, कि दो स्ट्रिंग दी हुई है और हमें क्यू क्वेरीज हैंडल करनी है। क्यू क्वेरीज किस तरह की हो सकती हैं? पहली क्वेरी है कि हमें एक पोजीशन पे दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को ब्लॉक कर देना है। जैसे कि ये दोनों स्ट्रिंग दी हुई है हमारी, और लेट से ये पोजीशन है, तो इस पे हम दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कितनी देर के लिए करेंगे? टी सेकंड्स के लिए। टी सेकंड बाद वो फिर से अनब्लॉक हो जाएंगे, लेकिन टी सेकंड्स तक वो ब्लॉक रहेंगे। फिर दूसरी क्वेरी किस तरीके से थी, फिर हमें कोई दो कैरेक्टर दे दी जाएंगे, लेट से ये कैरेक्टर ये कैरेक्टर, इन दोनों को हमें आपस में स्वैप कर देना होगा। ठीक, फिर तीसरी क्वेरी किस तरीके से होती है, हमें बताना है कि ब्लॉक्ड कैरेक्टर्स को छोड़ के ये बाकी की स्ट्रिंग दोनों सेम है कि नहीं है। ठीक है, मतलब बाकी की स्ट्रिंग का सेंस है कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये पूरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर के इंडेक्सेस हैं। तो हमें फोर्थ इंडेक्स को इग्नोर करके केवल वन टू थ्री फाइव इंडेक्स के बेसिस पे अपना वर्डिक्ट सुना देना है कि ये इंडेक्स दोनों स्ट्रिंग्स में सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए ये उस पेपर के फॉर्मेट दिए हुए थे कि अगर वन लिखा हुआ है तो यानी हमें वो ब्लॉक करना है, टू लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्ट्रिंग का नंबर दिया होगा, जिस स्ट्रिंग के फर्स्ट पोजीशन वन वाले कैरेक्टर को जिस स्ट्रिंग के पोजीशन टू वाले कैरेक्टर के साथ स्वैप कर दे। और थ्री अगर दिया है तो यानी हमें सीधे प्रिंट कर देना कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं, ब्लॉक कैरेक्टर छोड़ के। ठीक है, तो ये देखने तो आसानी लग रहा होगा, लेकिन हाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा अजीब था। तो इसमें मैंने क्या बनाया, पहले तो मैंने देखा कि दोनों स्ट्रिंग्स में जितने भी कैरेक्टर सेम नहीं है, जितने इंडेक्सेस के कैरेक्टर सेम नहीं है, उतने इंडेक्सेस को मैंने एक सेट बना लिया, कुछ भी करके। डिफ पोस्ट मैंने एक सेट बना लिया, डिफरेंट पोजीशन, मतलब जिस जिस का जो जो इंडेक्सेस सेम नहीं है उसको उठा उठा के मैं इसमें डालता गया। तो इससे हमारा काम, ये मैंने क्यों किया, इससे काम आसान हो जाएगा कि हमें जब थर्ड टाइप वाली क्वेरी करनी होगी कि दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं, तो हम सीधे सीधे इसको चेक कर लेंगे। अगर इसका साइज एम्प्टी है यानी एक भी कैरेक्टर से डिफरेंट नहीं है तो सीधे यस प्रिंट कर देंगे। और अगर इसका साइज वन एम्प्टी नहीं है, मतलब ये डिस्पोज सेट, तो हम सीधे सीधे नो प्रिंट कर देंगे। तो हमारा थर्ड क्वेरी तो एक लाइन की हो जाएगी। अब आते हैं फर्स्ट क्वेरी पे। फर्स्ट क्वेरी क्या थी, कि हमें कुछ कैरेक्टर्स को ब्लॉक करना है। तो इसके लिए मैंने एक बना लिया ब्लॉक सेट। और इसमें एक जो ध्यान देने वाली कठिन बात वो थी कि केवल टी सेकंड्स के लिए ब्लॉक करना है। तो लेट से हमें दिया हुआ है कि ith एलिमेंट ith पोजीशन को ब्लॉक कर दिया जाए। तो इसमें हम ब्लॉक्ड सेट में क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, डेटा, सेकंड स्टोर कर रहे हैं, टाइम और पोजीशन, इस फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं। टाइम क्या बता रहा है कि किस टाइम के बाद इसको वापस आ जाना है। लेट से अगर अभी का टाइम आई है तो ये आई प्लस टी टाइम के बाद वापस आ जाएगा।
तो आई प्लस टी आ जाएगा, और पोजीशन तुम्हारी जो भी पोजीशन है ये ब्लॉक में स्टोर करना है। और जब इसमें जब ब्लॉक में स्टोर कर रहे हैं तब हम उसको डिस्पॉज से हटा दे रहे हैं, क्योंकि कंडीशन ये थी चेकिंग की, डिस्पॉज का हमारा काम केवल चेकिंग का है, और चेकिंग की कंडीशन यही थी कि अनब्लॉक्ड कैरेक्टर्स पे चेकिंग करनी है। तो अनब्लॉक कैरेक्टर्स में से जब ब्लॉक कर दे रहे हैं किसी कैरेक्टर को तो उसको हम हटा ही दे रहे हैं कंसिडरेशन से। ठीक है, तो फिर बस। और ये हाँ, अगर ब्लॉक में मान लो टाइम पूरा हो गया हमारा कैरेक्टर का, तो हम वापस उसको ब्लॉक से हटा के डिस्पॉज में डाल दे रहे हैं अगर वो डिफरेंट है तो। और एक स्वाइपिंग के लिए, स्वाइपिंग तो आसानी है कि स्वाइप हमारे दो कैरेक्टर कर लिया और फिर से स्वाइपिंग के बाद चेक कर लिया कि दोनों सेम है कि दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट और डिस्पॉज में डाल दिया, सेम है तो कोई बात नहीं। ये इम्प्लीमेंटेशन उसका देख लिया जाए। एक तो मैंने स्टार्टिंग में सेट बना लिया डिस्पॉज का, जो केवल इंडेक्सेस स्टोर करेगा डिफरेंट पोजीशंस के, और इसको चला के एकदम पहले स्टार्टिंग में देख लिया, अगर डिफरेंट है तो डायरेक्टली डाल दिया डिस्पॉज में। और वरना फिर कुछ नहीं, हम लोग फिर क्वेरी पे चलाते जाएंगे। एक हमने और ब्लॉग नाम का सेट बना लिया है, तो फिर क्वेरी में जब चला रहे हैं तो फिर इसको भी बाद में आते हैं। अगर हमारे कोई क्वेरी नंबर 1 है, क्वेरी नंबर 1 यानी कि हमें कुछ पोजीशन को ब्लॉक करना है कुछ देर के लिए, तो यानी हम क्या करेंगे, उस पोजीशन को इनपुट लेके ये माइनस माइनस इससे करेंगे क्योंकि हम उन्हें पोजीशन या इंडेक्सिंग कर दी 0 बेस्ड, और क्वेश्चन में दी होगी 1 बेस्ड, तो माइनस माइनस कर देंगे। और हम इसमें इंसर्ट कैसे करेंगे, वही देखो जो मैंने कहा था कि आई प्लस टाइम, आई प्लस टी मतलब कितने देर के लिए ब्लॉक रहेगा, यानी ये टाइम स्टोर किया कॉमा इंडेक्स स्टोर किया, और डिस पॉज में से उसको हटा दिया अगर वो प्रेजेंट है तो। ठीक है, अब यहाँ पे ये काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं, जो पहले से प्रेजेंट स्ट्रिंग्स थी अगर उनका खत्म होने का टाइम आ गया है अनब्लॉक होने का, तो उनको हम अनब्लॉक करते जाएं। यानी कि ब्लॉक डॉट बिगिन जो भी ब्लॉक में स्ट्रिंग है पहली, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी टाइम है, अगर वो आई से कम या आई के इक्वल है यानी उसका अनब्लॉक होने का टाइम आ गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको ब्लॉक में से इरेज कर देंगे। और ब्लॉक में से इरेज करने के साथ ही अगर फिर से डिफ पॉज में देख लेंगे डालने की जरूरत है कि नहीं है, अगर वो इक्वल सेकंड वाला एलिमेंट क्या था उसकी पोजीशन थी, तो अगर सेकंड वाला एलिमेंट दोनों का इक्वल नहीं है S1 और S2 का, तो फिर हम डिफ पॉज में इंसर्ट कर देंगे सेकंड एलिमेंट को। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसलिए 1 वाला। अब सेकंड वाला के लिए, सेकंड वाला में लंबा लग रहा है लेकिन कुछ ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं थी। पोजीशन 1 पोजीशन 2 एंटर करा दिया और फिर वही डिफ पॉज में से हटा दी दोनों पोजीशन अगर पड़ी होंगी तो, फिर दोनों को स्वैप कर दिया कंडीशन देख के कि 1 2 के हिसाब से, उसमें था कि 1 मतलब S1, 2 मतलब S2, तो दोनों देख के स्वैप कर दी कंडीशन, और फिर फाइनली फिर से इन्वर्ट करा दिया डिफॉल्ट में अगर जरूरत है तो, इक्वल नहीं है फिर डिफॉल्ट में इन्वर्ट करा दिया। और ये 3 वाले तो सबसे आसान है, डिफॉल्ट और एम्प्टी अगर है तो यस, नहीं है तो नो, डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। ये थोड़ी सी हाँ कठिन प्रॉब्लम कह सकते हैं, 1600 लेवल तक की मान लो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन था, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा हाँ गंदा टाइप का था, सेट वेट काफी लग रहे थे, पेयर ऑफ सेट, तो बाकी उसमें लॉजिक तो कुछ खास नहीं था, बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ही था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा, क्लियर किसी को नहीं है तो बता सकता है, वरना फिर हम मीट एंड कर रहे हैं। ई तक ही मैंने किया था, ई तक डिस्कस कर लिया। ठीक है फिर, थैंक यू, मीट एंड करते हैं।